चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने डीएनएस को देखा था लास्ट से लास्ट लेक्चर में। अच्छा डीएनएस का मतलब क्या है कि हम जब क्रोम के अंदर कोई भी वेब किसी यूआरएल का नाम लिखते हैं जैसे google.com अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो वो क्या करेगा अब आप वो आपको ट्रांसलेट करके देगा कि इस यूआरएल को हमने आईपी एड्रेस में कैसे चेंज करना है। तो इस लाइक फ़ोन बुक में जाके हम सर्च करते हैं इस तरह से यूआरएल के अगेंस्ट आईपी एड्रेस सर्च करते हैं और उसके बाद फिर आपको उस वेबसाइट को ओपन करके रिटर्न करवा देगा। तो ये इस तरह से जी, जी, कुछ कहना चाह रहे हो? तो बेसिकली ये डीएनएस था कि एक फ़ोन बुक की तरह ये ट्रांसलेट करता है आपके यूआरएल्स को आईपी एड्रेस के अंदर और आईपी एड्रेस को यूआरएल में ट्रांसलेट करता है। तो जब हमने यूआरएल को ट्रांसलेट करना होगा आईपी एड्रेस की फॉर्म में तो हम उसको कहते हैं कि क्वेरी करना कि डेटाबेस में सर्च करो यानी क्वेरी करो। और जब हमें उल्टा सर्च करना होगा कि आपने आईपी एड्रेस आपको पता हो लेकिन आपने यूआरएल सर्च करना हो, उसको हम कहते हैं कि रिवर्स क्वेरी करना। यानी कि आप उल्टा यहाँ पे सर्च कर रहे हो। तो ये उसको ऑपोज़िट सर्च करना कहते हैं। कीज़ के अंदर आपकी इस तरह से बनी हुई है, यूआरएल के हिसाब से आपकी की बनी हुई है। तो अगर आपने रिवर्स में सर्च करनी हो तो वो नॉर्मली पॉसिबल नहीं होती, लेकिन ये लोग कर लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं रिवर्स क्वेरी इसके ऊपर अप्लाई करना। तो जो हमने इसका सिस्टम देखा था हमने लास्ट टाइम हमने देखा था हमें 3 तरह के सर्वर्स होंगे आगे पर डीएनएस के नेटवर्क के अंदर। फर्स्ट आपके पास होगा रूट नेम सर्वर होगा। तो रूट के पास क्या होगा, रूट सर्वर थोड़े से होते हैं दुनिया में, कुछ 12-13 होंगे आपके पास। तो उनके साथ फर्स्ट टाइम कनेक्ट करते हैं। उसके बाद वो क्या करेगा, वो आपको फिर किसी एक मास्टर डोमेन के पास भेजेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे कि अगर आपने एक वेबसाइट ओपन करनी है google.com, तो आप google.com को देखने के लिए फर्स्ट रूट सर्वर के पास जाओगे कि गूगल का बताओ मुझे कि इसका आईपी एड्रेस क्या है, यानी कि इसका डीएनएस सर्वर कहाँ पर हुआ है। तो ये क्या करेगा आके कि डॉट कॉम का जो होगा आपके पास टॉप लेवल डोमेन सर्वर, इसके पास आपको फॉरवर्ड कर देगा जो कि डॉट कॉम वाली वेबसाइट्स को मैनेज कर रहा है। फिर डॉट कॉम वाला जो सर्वर होगा उसके पास गूगल के डीएनएस का रिकॉर्ड होगा यहाँ पे। तो वो गूगल के डीएनएस को आपको फॉरवर्ड कर देगा। तो गूगल का जो डीएनएस होगा वो कहाँ पे पड़ा होगा, गूगल के हेडक्वार्टर से पड़ा होगा, जहाँ पे गूगल की सारी ऐप्स के वेब पेजेस के सब के आईपी एड्रेसेस यहाँ पड़े हुए होंगे। क्योंकि उनका लोकल यहाँ पे जो उन्होंने अपने लिए बनाया होगा वहाँ पे, तो वो क्या करते हैं, वो उनके पेजेस का परमानेंटली आईपी एड्रेस को मेंटेन कर रहे होते हैं। तो हम ये इसको कहते हैं अथॉरिटेटिव सर्वर, जो कि गूगल के पास पड़ा होगा। जब इनके पास जाएगा तो वो आपको क्या करेगा, आपको होम पेज का यहाँ पे आईपी एड्रेस रिटर्न करेगा, तब जाके आपके पास यहाँ पे ओपन हुआ करेगा। लेकिन अगर सपोज़ करो कि अगर आपकी लोकल जो डीएनएस है, क्योंकि अगर आप वाईफ़ाई से कनेक्ट कर रहे हो पीटीसेल में, तो जो पीटीसेल के राउटर जो होगा यहाँ पे, तो उसके अंदर भी डीएनएस सर्वर बना हुआ है। तो मैं कहता हूँ पीटीएस का जो वाईफ़ाई राउटर है उसके अंदर भी डीएनएस सर्वर भी रन कर रहा है। तो अगर इसकी कैश के अंदर पहले से google.com का एड्रेस पड़ा हुआ था कि गूगल का ये एड्रेस है, तो फिर क्या करेगा, बस इसी स्टेप से वापस आ जाएगा। तो जब उसकी कैश में जो चीज़ नहीं मिलेगी तब जाके वो रूट नेम सर्वर के पास आएगा। फिर वो उसको फॉरवर्ड करेगा डॉट कॉम के पास, वो आगे फॉरवर्ड करेगा गूगल के डीएनएस के पास, फिर वहाँ से एड्रेस निकल के वापस आया करेगा। तो खाली उस केस में होगा जब आपके पास कैश में इसकी एंट्री नहीं हुई थी। फिर हम देखते हैं कि रूट नेम सर्वर दुनिया में 13 सेट्स हैं उसके और 12 कंपनीज़ हैं इनको ऑपरेट करवा रही हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि रूट नेम सर्वर को देखते हैं ऑनलाइन के कौन-कौन से सर्वर्स हैं यहाँ पे हमारे पास। तो हम इनको यहाँ पे ओपन करके चेक करते हैं। तो इसका तरीका है कि आप rootservers.org यहाँ पे लिख लो। तो ये क्या करेगा, आपको रूट सर्वर का पूरा मैप दिखा देगा। तो अभी आप यहाँ पे रूट सर्वर्स को ओपन कर रहे हैं, तो अभी ये आपको पूरा मैप दिखा देगा कि ये रूट सर्वर्स पड़े हुए हैं यहाँ पे। तो सपोज़ करो कि मैं यहाँ पे देखता हूँ पाकिस्तान के अंदर कहाँ पड़े हुए हैं रूट सर्वर्स। तो वो कह रहा है कराची में पड़ा हुआ है एक, उसको मैं क्लिक करता हूँ तो उसने कहा कि इसके अंदर एक आई है, एक एफ है। तो 2 डिफरेंट रूट सर्वर्स यहाँ पड़े हुए हैं, एक आई है और एक आपके पास एफ है। अच्छा, अब ये इसमें होता है कि रूट सर्वर्स में हमने इनको डिफरेंट लेटर्स असाइन किए हुए होते हैं। तो ये ए से लेकर आपके पास लेटर्स कहाँ तक जा सकते हैं, एम तक जा सकते हैं। तो रूट सर्वर्स का फॉर्मेट क्या होगा, कोई लेटर होगा, आगे होगा .rootservers.org। तो आपके पास कोई इन्हीं में से कोई लेटर आएगा, ए बी सी डी इससे लेके एम तक कोई लेटर आ सकते हैं। तो हम देखा कराची में 2 रूट सर्वर्स पड़े हुए हैं जिनके लेटर्स आई हैं और एफ है। अगर इसी तरह हम किसी यूरोप में किसी को देखना चाहें, अगर हम लंदन में देखना चाहें, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास यहाँ पे लंदन में आपके पास बेतहाशा रूट सर्वर्स पड़े हुए हैं यहाँ पे।
अच्छा आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास एफ है, फिर ई है, फिर डी, आई, के, ए, एल, जे, काफ़ी सारे रूट सर्वर्स पड़े हुए हैं यहाँ पे। ये इसलिए पड़ा हुआ कि बिज़नेस हब है, तो यहाँ पे ज़्यादा रूट सर्वर्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपको बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए होती है, तो काफ़ी सारे रूट सर्वर्स यहाँ प्लेस किए हुए हैं। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या पाकिस्तान वाला कोई रूट सर्वर इसके अंदर रिप्रेज़ेंट हो रहा है? क्या हमारे पास यहाँ पे आई था? यहाँ पे हमारे वाले कौन से लेटर्स थे यहाँ पे? उनको ज़रा दोबारा से देख लेते हैं। हमारे आई और एफ थे। तो आई वाला सर्वर लंदन में भी पड़ा हुआ है, तो उसका डेटाबेस एग्ज़ैक्टली मैच करता होगा इस आई के साथ। यानी कि समझो कि ये आई और ये वाला आई और सेम मशीन्स हैं, सिर्फ़ ये कि इनकी लोकेशन डिफरेंट है। तो ये वाला आई बिल्कुल वही कंपनी ऑपरेट कर रही है, नेट नॉट, जो कि पाकिस्तान में आई को ऑपरेट करवा रही है। तो वो सेम कंपनी है, लेकिन दुनिया में डिफरेंट जगहों में पड़ी हुई है, तो सेम उनके पास सेम सिस्टम चल रहा होगा, तो उनका एक आपस में नेटवर्क होगा। तो इस तरह ओवरऑल हमारे पास यहाँ पे 13 सेट्स बनते हैं, ए से लेके एम तक, और इनको 12 डिफरेंट ऑपरेटर्स यहाँ पे रन करवा रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि पाकिस्तान के केस में हमारा जो ऑपरेटर है यहाँ पे डीएनएस के केस में रूट सर्वर्स में, उसका नाम है यहाँ पे इंटरनेट कंसोर्टियम समथिंग कुछ नाम है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो इंटरनेट सिस्टम्स कंसोर्टियम यहाँ पे है, ये यहाँ पे बेसिकली ये ज़्यादातर हमारे रूट सर्वर से ऑपरेट कर रहे हैं, और उसके बाद सेकंड जो है नेट नॉट के नाम से एक ऑपरेटर है, वो भी एक रूट सर्वर यहाँ मेंटेन कर रहा है। तो ये कुछ 13 सर्वर्स हैं डिफरेंट किस्म के, ये सारा मास्टर डेटाबेस मेंटेन करते हैं वेबसाइट्स का यहाँ पे। तो ये हमारे पास आके रूट नेम सर्वर्स। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपके पास सब एक लोअर लेवल पे टॉप लेवल डोमेन के हम कह सकते हैं सर्वर्स होंगे। इनका मकसद क्या है कि जिस टाइप की वेबसाइट होगी वैसा एक सर्वर होगा। तो डॉट कॉम के लिए एक सर्वर होगा, डॉट नेट के लिए अलग होगा, डॉट आई एन के लिए अलग होगा, डॉट ई डी के लिए अलग होगा, डॉट पी के लिए अलग होगा। तो हर एक के लिए डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे टॉप लेवल डोमेन नेम सर्वर्स पड़े होंगे। तो इसका मतलब डॉट कॉम के सारे वेबसाइट्स का डेटाबेस इसके पास होना चाहिए, इस डॉट कॉम के टीएलडी सर्वर के पास। फिर अगर हम गूगल डॉट कॉम की बात करते हैं, तो वो क्या होगा, तो गूगल डॉट कॉम एक अपना भी एक डीएनएस सर्वर चला रहा होगा नेटवर्क के ऊपर। तो उसका फ़ायदा क्या होगा, उसका फ़ायदा ये कि उसके जितने भी पेजेस हैं, तो उनका जब आईपी एड्रेस चेंज होता है, तो वो अपने पास सबसे पहले अपडेट करता है। तो वो पहले अपने पास सबसे लेटेस्ट लिस्ट को मेंटेन कर रहा होगा। तो वो हर हाल में उसने फ़ौरन अपडेट करनी होती है, जैसे ही आपका आईपी एड्रेस चेंज होगा। तो जब आपके पास वही आईपी एड्रेस पे वो टीएलडी लेवल पे फॉरवर्ड किया करेगा जब कोई रिक्वेस्ट आया करेगी। तो इस तरह से यहाँ पे 3 स्टेप प्रोसेस बना हुआ है हमारे पास ये डीएनएस नेटवर्क का यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे देखना चाहें, अगर हमने कोई डीएनएस सर्वर को चेक करना है, तो हम एनएस लुकअप की कमांड यूज़ करते हैं नॉर्मली। तो सपोज़ करो कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जो कि हमने पहले भी देखा हुआ है यहाँ पे, कि अगर हम एनएस लुकअप देखते हैं यहाँ पे, तो ये क्या करता है कि एक सर्वर के साथ कॉन्फ़िगर कर लेता है। तो अगर मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ कि सेट क्वेरी इज़ इक्वल टू एनएस, तो क्या करेगा कि वो आपको यहाँ के नेम सर्वर दिखा रहा होगा। तो सपोज़ करो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेट क्वेरी इज़ इक्वल टू एनएस, के नीचे मैं लिखता हूँ fw.com। ये तो ये क्या करेगा, यहाँ पे बता रहा है कि कौन से नेम सर्वर से होके आपके पास ये रिक्वेस्ट आया करेगी। तो अगर मैंने इसका यहाँ पे facebook.com का एक्चुअल मैंने अगर देखना है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया करूँगा। तो इनके बता रहा है कि facebook.com का आईपी एड्रेस 1116897.150 है यहाँ पे। तो इस तरह से ये चीज़ काम करती है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि अगर हमने ये चीज़ अगर प्रोग्रामिंग में करनी हो, कि सपोज़ करो कि अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, उसके अंदर आप वेबसाइट लिख रहे हो, तो हमने उसका आईपी एड्रेस तो खुद से फाइंड करना होगा हमें। तो इसका मतलब इस चीज़ आपके प्रोग्राम्स के अंदर भी आपको डीएनएस की कोई एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी, ताकि आप यूआरएल को कन्वर्ट कर सको आईपी एड्रेस की फॉर्म में। क्योंकि हमने कनेक्शन तो आईपी एड्रेस से करना होता है। तो ये वाला यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो फिर हम वो वाला काम कैसे कर सकते हैं? तो हमें प्रोग्राम भी लिखने पड़ेंगे जो कि डीएनएस की सर्विस को यूज़ करते होंगे। तो उनको हम आगे चल के देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, इस बार मैंने यहाँ पे लिखा है कि एनएस लुकअप, फिर मैंने यहाँ पे लिखा है सेट क्वेरी इज़ इक्वल टू एमएक्स। अब एमएक्स का मतलब क्या है कि मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे ये बताओ कि यहाँ पे इस सिस्टम के ऊपर मेल सर्वर कौन-सा है? तो ये आपको मेल सर्वर का एड्रेस बता रहा है कि कौन सा सिस्टम है जो कि बेसिकली ईमेल्स मैनेज कर रहा है यहाँ पे। तो ये आपको बता रहा है कि हमारे जो आईएसटी के डोमेन के जो ईमेल सर्विस है, जो कि एक्सटर्नली अवेलेबल है सारों को, वो तो isp.com/.net.pk ये लोग मैनेज कर रहे हैं ईमेल्स यहाँ की।
तो ये जो हम वेबसाइट पे जाके वेब ईमेल चेक करते हैं ना, तो बेसिकली वो ये वाला सर्वर यहाँ पे मैनेज कर रहा होगा root.isp.com/.net.pk। तो बेसिकली कॉमसैट्स की प्रोवाइडेड यहाँ पे मेल सर्विस है जो एक्सटर्नली हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो जब हम एमएक्स वाली क्वेरी भेजेंगे यहाँ पे तो आपको मेल सर्वर्स के बारे में बता रहा होगा यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे एनएस लिखेंगे तो ये आपको नेम सर्वर्स के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। डिपेंड करता है कि आप उसको किस मोड में यूज़ करते हो। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम ये एक छोटा-सा कोड है यहाँ पे इसको रन करके देखेंगे, तो ये क्या करेगा कि ये हमें आईपी एड्रेस ट्रांसलेट करके बताएगा यूआरएल को। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने बेसिकली इस फंक्शन को यूज़ किया है डीएनएस डॉट गेट होस्ट बाय नेम, और अगर हमने वेबसाइट का नाम बताया google.com.pk। अच्छा, ये क्या करता है उसके बाद ये एक आपके पास यहाँ पे होता ये कि आपके पास यहाँ पे मल्टीपल आईपी एड्रेस भी हो सकते हैं एक यूआरएल के। तो हो सकता है कि इस वेबसाइट के मल्टीपल वेबसाइट आईपी एड्रेसेस पड़े हुए हों यहाँ पे। ज़रूरी नहीं कि एक हो, उनके पास मल्टीपल बैकअप भी हो सकते हैं, लोड मैनेजमेंट करने के लिए। हो सकता है कि वो एक सर्वर से लोड ना मैनेज हो रहा तो मल्टीपल सर्वर्स रखे हुए हों, तो उस यूआरएल के अगेंस्ट इनके मल्टीपल आईपी एड्रेसेस होंगे इनके फिर। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक आईपी होस्ट एंट्री की ऑब्जेक्ट बनाई हुई है ऊपर, तो उसके अंदर हम उसको रिटर्न करवा रहे हैं। इस ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल आईपी एड्रेस स्टोर हो सकते हैं, कि हमें पॉसिबिलिटी कि एक से ज़्यादा भी आईपी एड्रेस यहाँ पे रिटर्न हो सकते हैं। तो हमने इस ऑब्जेक्ट में स्टोर करवा दिया उसको आईपी एंट्री को। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे कि आईपी एंट्री के अंदर एड्रेस की पूरी लिस्ट पड़ी हुई है, जितने भी एड्रेसेस होंगे इसके अंदर पड़े हुए हैं। तो हमने इसको आईपी एड्रेस के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया है यहाँ पे आईपी एंट्री डॉट एड्रेस लिस्ट वाले पार्ट को। उसके बाद हमें यहाँ पे लूप चला दिया यहाँ पे। हमने कहा कि आईपी एड्रेस की जो ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ तक लूप चलाओ यहाँ पे, और जितने एड्रेसेस सबके सबको यहाँ पे प्रिंट कर लो। तो अब यहाँ पे जब हम इस फॉर्मेट पे लिखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है कि यहाँ पे 0 को रिप्लेस कर देगा वो इस वाले वैल्यू से, आई की वैल्यू से रिप्लेस करके प्रिंट करेगा, और जो 1 का मतलब है कि आपका वो स्ट्रिंग प्रिंट करेगा जहाँ पे 1 लिखा हुआ है। तो ये वही चीज़ है जो कि हम प्रिंट एफ के अंदर परसेंटेज एस या परसेंटेज एफ करते हैं सी प्लस प्लस के अंदर। अगर आप प्रिंट एफ अगर आपने यूज़ किया हो तो उसका मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे एक फॉर्मेट में लिख दिया, तो ब्रेसेस के अंदर जो चीज़ें लिखती हैं तो उसका मतलब कि उस वाली वैल्यू से, यानी कि जीरो वाली जो ये जो जीरो एंट्री यहाँ पे उससे रिप्लेस कर दो, वन का मतलब कि फर्स्ट वाली एंट्री से रिप्लेस कर दो, तो इस तरह से आपके पास ये प्रिंट हो जाएगा। तो अब हम इस कोड को यहाँ पे चला के देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है आपके पास यहाँ पे। मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिए कोड को सी शार्प के अंदर। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ, यहाँ पे रन करता हूँ साथ, तो मेरे पास ये इसकी आउटपुट आ गई कि एड्रेस 0 आगे लिखा हुआ है 216.58.210.67। तो ये इसने मुझे क्या यहाँ पे एक आईपी एड्रेस बता दिया google.com.pk का। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इसको वेरीफाई करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे पिंग करके देखना चाहिए इसको, तो जो आईपी एड्रेस उसने मुझे बताया, सॉरी google.com को हम पिंग करके देखते हैं google.com.pk। तो अगर मैं इसको पिंग करता हूँ तो देखो एग्जैक्टली यही आईपी एड्रेस मेरे सामने आ रहा होता है 216.58.210.67। इसका मतलब कि उसने google.com.pk का सही आईपी एड्रेस फाइंड किया है हमारे कोड में, तो पिंग करके हमें यही आईपी एड्रेस नज़र आ रहा होता है। तो इसका मतलब कि हमारा यहाँ पे ये डीएनएस का हमने कोड सही लिखा हुआ, तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं यूआरएल को आईपी एड्रेस की फॉर्म में। जी, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? जी सर, हो गया। जी, ठीक हो गया। अच्छा, अब जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है ये कि अगर हमें उल्टा काम करना हो, कि अगर हमें किसी वेबसाइट का आईपी एड्रेस पता हो लेकिन हमें वेबसाइट का नाम ना पता हो, या हम देखना चाह रहे हो कि ये आईपी एड्रेस कौन-सा सर्वर या कौन-सी वेबसाइट यूज़ कर रही है। यानी कि हमने क्या करना है, इस दफ़ा रिवर्स में अगर क्वेरी करनी हो, फिर हम क्या कोड लिखें इसके लिए। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इसी कोड को नीचे मॉडिफ़ाई करते हैं और फिर रिवर्स में एक क्वेरी रन करते हैं यहाँ पे। तो इस बार हमने क्या किया है, ये आपका ऊपर वाला सारा पुराना कोड है इस पार्ट तक। नीचे हमने कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे काम किए हुए हैं। यहाँ पे हम करना क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि इस आईपी एड्रेस के अगेंस्ट फाइंड करो कि ये आईपी एड्रेस किसका है। यानी कि हमने क्या करना है, रिवर्स क्वेरी रन करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, हमने यहाँ पे पहले हमने इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है आईपी एड्रेस की ऑब्जेक्ट के अंदर। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने आईपी एड्रेस पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया आईपी एड्रेस की, और इस बार देखो मैंने यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट्स नहीं लगाई। ये ब्रैकेट्स क्यों नहीं लगाई, क्योंकि क्योंकि मैं यहाँ पे क्योंकि इस बार मुझे क्यों क्यों नहीं लगा, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे एक ही यहाँ पे एक ही एड्रेस पे सेंड कर रहा हूँ। मल्टीपल एड्रेस इस दफ़ा कोई चांस नहीं है, क्योंकि मैंने एक ही खुद से मैं मैनुअली एक ही एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इसलिए मेरे पास यहाँ पे एक ही एड्रेस यहाँ पे आएगा।
इस लाइन को इग्नोर कर दो, ये इसकी ज़रूरत नहीं है यूज़ करने की इसको। तो हमने यहाँ पे खाली आईपी एड्रेस पर खाली एक सिंगल वेरिएबल बनाया है, इस दफ़ा एरे नहीं बनाया हमने डायनामिक। तो उसने जो वैल्यू रिटर्न की है उसको हमने पास कर दिया है dns.getHost by एड्रेस में। लास्ट टाइम क्या हमने यूज़ किया था गेट होस्ट बाय नेम में, इस दफ़ा हमने बाय एड्रेस कर दिया है यहाँ पे। और यहाँ पे हमने आईपी एड्रेस की ऑब्जेक्ट पास कर दी है। तो इसने क्या रिटर्न किया, हमने उसने पहले रिटर्न किया था आईपी एंट्री की ऑब्जेक्ट, तो उसने हमें दोबारा से एक आईपी एंट्री की ऑब्जेक्ट सेंड कर दी है। तो इस बार हमने क्या करना है, खाली आईपी एंट्री 1 डॉट होस्ट नेम करोगे यूज़, तो ये प्रिंट कर देगा वेबसाइट का नाम। तो अब इस बार हम ये वाला कोड रन करके देखते हैं। देखिए, तो मैंने रन किया तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है नीचे कि समथिंग 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 डॉट फेसबुक डॉट कॉम। तो इसका मतलब ये आपको बता रहा है कि ये जो आईपी एड्रेस है बेसिकली ये फेसबुक ही यूज़ करता है। तो यहाँ पे उसने कहा कि समथिंग डॉट फेसबुक डॉट कॉम, कुछ सब डोमेन है फेसबुक का, वो इसको यूज़ करता है। तो इसको भी ज़रा हम वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ पे कि वाक़ई ये सही बात है कि नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं कि सीएमडी में जाके अगर मैं पिंग करूँ फेसबुक डॉट कॉम को तो देखते हैं कि आईपी एड्रेस ये वाला है या नहीं है। बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि पूरा ये यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। सर ये तो डिफरेंट बता रहा है कोई। इसमें फेसबुक के पास मल्टीपल मिरर्स बने हुए हैं। मिरर्स का मतलब है कि फेसबुक ने अपने डिफरेंट सर्वर्स बनाए हुए हैं दुनिया भर में। तो अब जब हमने कन्वर्ट किया तो उसने किसी एक सर्वर का हमें बताया, लेकिन उस सर्वर के भी मल्टीपल एड्रेसेस पड़े हुए हैं। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम है हमारे पास। तो इनके मल्टीपल सर्वर्स हैं, हर एक डिफरेंट सर वो डिफरेंट आ आईपी गया एड्रेस। ऊपर 218.35 आ गया। जी, जी, हाँ, ये मैच कर गया। 115 157.240.218.35 सर मैच वो कर गया, डिफरेंट सही। डाटा सेंटर पे जा रहे होंगे ना। जी, जी, बिल्कुल। तो इसी तरह पाकिस्तान के लिए डिफरेंट है, मैं यूरोप के लिए डिफरेंट है, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जाते हैं तो आपको डिफरेंट उनकी आईपी एड्रेस नज़र आ रहे होते हैं। तो अभी आप देख सकते हो, इस अगर हम एग्ज़ैक्टली लिखते हैं ये तो मैच कर जाता है उसके साथ, यानी कि उसने सही हमारी रिवर्स क्वेरी जनरेट की है। तो इस तरह से ये डीएनएस की सर्विस काम करती है। तो हम बड़े आराम से इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर। तो हमने खुद से कुछ नहीं करना, हमें खाली इसको कॉल करना है, तो हम आईपी एड्रेस को यूआरएल में और यूआरएल को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और मल्टीपल आईपी एड्रेस भी आपके पास आ सकते हैं अगर आप यूआरएल को कन्वर्ट करोगे। ठीक हो गया सर, कोई क्लियर हो गया ये हमने कैसे कन्वर्जन की है, कोड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? सर तो अगर इसको आप काइंडली एक बार रिपीट कर दें सर। जी, अच्छा, रिवर्स क्वेरी का या सारा या पहले वाला पार्ट भी, क्वेरी का भी या रिवर्स क्वेरी का? सर यही आप क्वेरी वाला अभी ये अभी जो बता रहे थे सर एक बार रिपीट कर दें। अच्छा, रिवर्स करने वाली बात कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, रिवर्स में हमने क्या करना है कि ये तो मैंने पुराना प्रोग्राम लिखा हुआ है ऊपर, यानी कि जो हम पहले कर चुके हैं। रिवर्स क्वेरी का मतलब है कि हमें अगर आईपी एड्रेस पता हो, हमने इससे अगर हमें यूआरएल फाइंड करनी हो तो हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम क्या करेंगे, आईपी एड्रेस की ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे आईपी एड्रेस की ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दी, आईपी एड्रेस 1। अब मैंने इसको इक्वल कर दिया है एक फंक्शन को यूज़ करते हुए, आईपी एड्रेस डॉट पार्स, यानी कि क्या करेगा वो स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा इस ऑब्जेक्ट के डेटा बाइट्स के फॉर्म में। सारे बाइट्स को अलग-अलग करके उसका वो एरे बना के खुद से इस ऑब्जेक्ट में स्टोर कर देगा। तो इसका मतलब है कि अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये आईपी एड्रेस हमने कॉपी कर दिया है। ये हमने क्यों किया? क्योंकि जो डीएनएस का फंक्शन है आगे, dns.getHost by address, उसको ये ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होती है। तो हमने इसी तरह के ऑब्जेक्ट उसको बना के दिए कि इस ऑब्जेक्ट में बाइट्स की फॉर्म में सारा डेटा आगे बस पड़ा हुआ हो, क्योंकि ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं करता ये फंक्शन। तो जैसे ही हमने इसको ये ऑब्जेक्ट यहाँ पास की है, तो उसने हमें आउटपुट में एक और ऑब्जेक्ट दिया जिसको हम कहते हैं आईपी होस्ट एंट्री। होस्ट एंट्री का मतलब क्या है? इसके अंदर डिफरेंट होस्ट के नेम्स पड़े हुए होंगे, उनके आईपी एड्रेस भी पड़े हुए होंगे। तो उसने हमें ये ऑब्जेक्ट रिटर्न की। तो अब हमने क्या करना है, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है डॉट होस्ट नेम की।
अगर हम उसको प्रिंट करेंगे तो क्या करेगा, जो डीएनएस ने फाइंड किया होगा यूआरएल वो आपको प्रिंट करके नजर आ जाएगा आपके पास, डिस्प्ले हो जाएगा आपके पास सामने। तो अगर हम उसको यहाँ पे रन करें तो इस तरह से उसने कन्वर्ट करके आपके सामने प्रिंट कर दिया कि ये वाली वेबसाइट बनती है इसके इक्विवेलेंट। तो हमें बेसिकली ये 2 लाइन्स का कोड हमने यहाँ पे रन करना है। पहले हमने आईपी एड्रेस पे कॉपी कर लिया उसको फॉर्मेट को, स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दिया उसके बाइट की फॉर्म्स में। फिर हमने बाइट पर जो ऑब्जेक्ट dns.getHostByAddress को पास कर दी, तो उसने आपको एक नई ऑब्जेक्ट पास रिटर्न कर दी। तो उसका आपने यूज़ करना है .hostname की प्रॉपर्टी, तो आपके पास यहाँ पे यूआरएल प्रिंट हो जाएगा। जी क्लियर हो गया आपको? यस सर, थैंक यू। तो इसका मतलब है कि जब हम पुटी का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं, तो जब हम यहाँ पे कई दफ़ा हम यहाँ पे वेबसाइट का नाम भी लिखते हैं। तो जब पुटी के नाम वेबसाइट का नाम लिखते हैं तो पुटी क्या करता है, वो डीएनएस की सर्विस को यूज़ करके पहले इसका आईपी एड्रेस खुद से फाइंड करता है और फिर उसके साथ कनेक्ट करता है। तो अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे आईपी एड्रेस लिखेंगे तो क्या करेगा, ये डायरेक्टली उससे कनेक्ट कर लेगा, तो एक स्टेप उसका बच जाया करेगा। तो वो एक स्टेप जो होगा वो इस तरह से यही फाइंड आउट करता है इस फंक्शन को कॉल करके यहाँ पे। अच्छा, अब हम देखते हैं यहाँ पे कि जब ये डीएनएस सर्वर्स जो बेसिकली रन कर रहे होंगे तो उनके पास कोई डेटाबेस पड़ा होगा इसका। तो उस डेटाबेस को हम देखना चाहते हैं, डेटाबेस वो कैसे मेंटेन होता है, उसके क्या फॉर्मेट्स हैं यहाँ पे। फिर हम देखना चाहते हैं कि हम, तो ऐसा करते हैं कि हम उस डेटाबेस के यहाँ पे उसके फॉर्मेट को देखते हैं यहाँ पे। तो ये एक डेटाबेस की एक एंट्री की एग्जांपल है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं रिसोर्स रिकॉर्ड कहते हैं। तो अगर हम डिटेल में जाओ इसके अंदर तो आपके पास अगर हम एक डेटाबेस की फाइल को देखें यहाँ पे डीएनएस सर्वर में जो बनी हुई होती है, तो वो फाइल आपको इस तरह की फॉर्म में नजर आएगी, जिस तरह की एंट्रीज आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं। तो इनको हम एक एक करके देखते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फॉर्मेट क्या है यहाँ पे, फॉर्मेट यहाँ पे ये है कि नॉर्मली क्या होता है कि फर्स्ट आपके पास यहाँ पे कोई लेबल या कोई यूआरएल यहाँ पे दी होगी स्टार्ट में। उसके बाद जो सेकंड चीज़ होती है वो होती है टाइम टू लिव एंड टीटीएल क्या है इसका, सेकंड चीज़ यहाँ पे ये है। फिर आईएन को आप इग्नोर कर दो, इंटरनेट इसका मतलब इंटरनेट है यहाँ पे। फिर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं यहाँ पे, या तो आपके पास एसओए लिखा हुआ आ रहा होगा या एनएस लिखा हुआ आ रहा होगा या आपके पास ए लिखा हुआ आ रहा होगा। तो 3 डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे किस्म की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं ये इस एंट्री के लिए। अच्छा, अब ज़रा हम इसको देखते हैं यहाँ पे कि इन सब का मतलब क्या है। अब पहले यहाँ पे चीज़ देखते हैं हम कि यहाँ पे आपके पास एनएस के अंदर 2 एंट्रीज़ बनी हुई आ रही हैं। इसका मतलब है कि आपके पास 2 डीएनएस बेसिकली रन कर रहे हैं ये इस ज़ोन के अंदर। एक एक डीएनएस नहीं, 2 डीएनएस हैं। तो इसका मतलब कि अगर 2 डीएनएस होंगे तो एक आपके पास मास्टर डीएनएस होगा, एक आपके पास स्लेव डीएनएस होगा। तो हम कहते हैं सपोज़ हम कहते हैं पहले वाला जो होगा ये मास्टर डीएनएस होगा और दूसरा जो होगा आपके पास स्लेव डीएनएस होगा। तो इसका मतलब है कि अगर वेबसाइट कोई चेंज होती है, तो वो क्या करते हैं, वो मास्टर डीएनएस पे उसको अपडेट करते हैं फ़ौरन से। स्लेव क्या करेगा, वो खुद से उसको थोड़ी देर के बाद अपडेट करेगा। अच्छा, ये जो डेटा होगा कि मास्टर स्लेव आपस में सिंक्रोनाइज़ कैसे करेंगे, वो उसकी डिटेल्स आपको इस वाली एंट्री में यहाँ पे नज़र आएँगी यहाँ पर। तो यहाँ पे अगर हम देखो यहाँ पे ये बेसिकली इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हुई हुई है। तो इसकी अगर आप फर्स्ट एंट्री देखो यहाँ पे, ये आपको लिखा हुआ है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर का मतलब क्या है कि अगर आपकी डेटाबेस की फाइल अगर एडिट करता है कोई, अगर इसको हम मॉडिफाई करते हैं, तो सीरियल नंबर को आपने इंक्रीमेंट कर देना है। तो सपोज़ करो कि अगर हम एक एंट्री मॉडिफाई करते हैं, कोई भी एंट्री अगर मैं किसी चीज़ को चेंज करता हूँ, सपोज़ करो अगर मैं यहाँ पे 3600 को 3500 कर देता हूँ यहाँ पे, तो क्या होगा, ये एंट्री 502 हो जाएगी उसके बाद। अगर फिर मॉडिफाई करता हूँ तो 503 हो जाएगी। तो हर मॉडिफिकेशन के बाद हमने क्या करना होता है, सीरियल नंबर को हमने एक इंक्रीमेंट करना होता है। तो ये फर्स्ट चीज़ यहाँ पे आ गई। फिर नीचे हमने लिखा हुआ कि ये जो नंबर दिया हुआ है इसका मतलब है कि कितनी देर के बाद स्लेव ने अपने आप को रिफ्रेश करना है। तो वो कह रहे हैं कि अपने आप को सारा डेटाबेस को अपना रिफ्रेश करो हर 12 आवर्स के बाद। फिर नीचे लिखा हुआ है कि अगर फेलियर होगा
तो आपने कितनी देर के बाद रीड ट्राई करना है इसको। तो इसलिए देखा कि अगर आपके पास फेलियर आता है, अगर आप एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो हर 4 आवर्स के बाद ट्राई करते रहो, करते रहो, करते रहो। फिर कह रहे हैं कि अगर आपके पास कितने दिनों के बाद डेटा लास्ट में एक्सपायर हो जाएगा, तो कह रहे हैं 4 डेज़ के बाद आपका सारा डेटाबेस ऑब्सोलीट हो जाएगा, फिर वो बहुत पुराना डेटा होगा, वो इस्तेमाल करने के काबिल नहीं। तो इस तरह सारी टाइमिंग की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जो बेसिकली स्लेव से कंसर्न है यहाँ पे। फिर नीचे हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, दोनों के नाम भी लिख दिए, दोनों नेम सर्वर्स के यहाँ पे, मास्टर स्लेव दोनों के। अगर हम दोनों को देखना, इसी तरह अगर हम यहाँ पे अपने नेटवर्क में अगर देखें यहाँ पे, तो यहाँ भी आप देख सकते हो कि आपके पास यहाँ पे 2 डीएनएस सर्वर्स के नाम आ रहे होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो डीएनएस सर्वर्स में 2 नाम आ रहे होंगे। एक आपके पास 8.8.8.8 है और नीचे एक आपके पास डिफरेंट है। तो इसका क्या मतलब कि ऊपर वाला जो होगा वो मास्टर डीएनएस सर्वर होगा, नीचे वाला जो है स्लेव डीएनएस सर्वर है। तो यहाँ भी बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे काम चल रहा है। तो आपके पास एक मास्टर होगा, एक स्लेव चल रहा होगा यहाँ पे। तो यानी कि मास्टर अगर स्लेव एक एज ए बैकअप के तौर पे यहाँ पे कि अगर लोड ज़्यादा होगा तो स्लेव भी काम कर सकता है आपका लोड डिस्ट्रीब्यूट करने के अंदर। फिर उसके बाद जो एक्चुअल डेटाबेस है वो आपके पास ये वाली एंट्रीज हैं जिनके आगे ए लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये आपके पास एक्चुअली यहाँ पे डेटाबेस यहाँ पे बन रहा है डीएनएस का। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमने ये जो वेब पेज होस्ट किया हुआ है यहाँ पे, तो उसका आईपी एड्रेस क्या असाइन हुआ हुआ, उसका आईपी एड्रेस ये वाला है। फिर नीचे लिखा हुआ कि ये जो वेब पेज हमने होस्ट किया हुआ है, इसका आईपी एड्रेस ये वाला है। अच्छा, अब आप लोग बताओ, क्या इसके अंदर google.com की एंट्री आ सकती है या नहीं आ सकती इस डेटाबेस के अंदर? अगर मैं कहता हूँ कि इसके अंदर google.com लिखा हुआ हो, तो क्या पॉसिबल है ये एंट्री यहाँ पे आ सकती है? जी, आपकी आवाज़ आस्था आ रही है बहुत। बेसिकली देखा जाए तो ये इसके अंदर google.com की एंट्री नहीं आएगी, वो होगी तो खाली कैश वाले पार्ट में आएगी। तो ये तो इनकी अपनी यहाँ पे ज़ोन फाइल है। इसका मतलब कि जो सर्वर्स आप मेंटेन कर रहे हो, जो वेब पेजेस आप मेंटेन कर रहे हो, उनके आईपी एड्रेस क्या है? तो ये कौन सा डोमेन पे हम काम कर रहे हैं? हम काम कर रहे हैं ripe.net पे। इसका मतलब कि ripe.net ने अपने जो वेब पेजेस बनाए हुए हैं, उनके आईपी एड्रेस इसके अंदर होने चाहिए हर हाल में। क्योंकि आप ये डोमेन मैनेज कर रहे हो, तो उनके सारे पेजेस की यहाँ पे लिस्ट भी होनी चाहिए कि हमारे ये पेज भी है, ये पेज भी है, वो हर पेज का यहाँ पे आईपी एड्रेस आपने लिखना है। तो जो डोमेन से बाहर वाले आईपी एड्रेस होंगे, वो आपको यहाँ पे मेंटेन करना लाज़मी नहीं है। तो वो अगर वो होगा भी तो क्या होगा, तो वो एक इसकी कैश मेमोरी में पड़ा होगा, तो वो उसका परमानेंट उस तरह से पार्ट नहीं होगा। तो इस तरह से ये चीज़ यहाँ पे काम कर रही है, यानी कि कैश तो आपकी यहाँ पे चेंज होती रहती है। तो अगर कुछ घंटों तक आप google.com नहीं ओपन करोगे, तो गूगल का नाम डिलीट हो जाएगा इसमें से। अगर आप यूज़ करते रहोगे तो नाम उसका मेंटेन रहेगा। तो कैश तो ऐसे काम करती है, लेकिन ये जो फ़ाइल है यहाँ पे, ये वो पेजेस की फ़ाइल है जो कि आप खुद से मेंटेन कर रहे हो अपने सर्वर के पास। तो अगर हम आईएसटी का डोमेन नेम सर्वर की फ़ाइल देखेंगे, तो आईएसटी के जितने पेजेस हैं यहाँ पे, उन सबके इंडिविजुअली यहाँ पे आईपी एड्रेस लिखे हुए आ रहे होंगे। तो ये इसको हम कहते हैं रिसोर्स रिकॉर्ड यहाँ पर। तो जो ए टाइप होगा, ये आपके पेजेस का यहाँ पे एक्चुअल आईपी एड्रेसेस यहाँ पे दिए होंगे ए टाइप वाले रिकॉर्ड के अंदर। एनएस के अंदर खाली डोमेन नेम सर्वर्स की यहाँ पे मास्टर और स्लेव की इंफॉर्मेशन होगी, और एसओ ए के अंदर इंटरनल सारी टाइमिंग की इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। क्या हमें सिंक्रोनाइज कैसे करना है सबको, दोनों का आपस में कितनी देर के बाद करना है, कैसे क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना है। तो इस तरह से एक रिसोर्स रैकेट हमारे पास इस फॉर्मेट में हमारे पास होता है। जी, कुछ क्लियर हुआ सबको ये? अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिखते हैं यहाँ पे, कि सपोज करो कि अगर हमने एक अपना वेब सर्वर बनाना हो,
सपोज करो हम कोई अपनी एक वेब पेज क्रिएट करना चाहते हैं जो दुनिया भर में एक्सेस हो सके उसकी, तो हम एक आप बनाना चाह रहे हैं वेब पेज प्लस एक सर्वर बनाना चाह रहे हैं, तो क्या हम स्टेप्स फॉलो करेंगे? तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा? फर्स्ट होता है कि हमने कोई डोमेन नेम परचेज करना होगा। तो सपोज करो कि हम चूज़ करते हैं कि हमने जो डोमेन नेम बनाना है, यहाँ पे हम सपोज करो हम चूज़ करते हैं कि स्टेप 1 के अंदर डोमेन बाय करना है आपने, तो हम वो चूज़ करते हैं कि www.networks.com। तो हम चाहते हैं कि ये वाली यूआरएल हमारे पास आ जाए। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमें डोमेन नेम ये बाय करना होगा networks.com। जब आप ये डोमेन नेम बाय करोगे, इसका मतलब क्या है कि आपने एक रजिस्ट्रार जो होता है वेबसाइट इंटरनेट के ऊपर, रजिस्ट्रार के साथ आपने अपनी यहाँ पे एंट्री करवा ली है। इसका मतलब क्या है, उसमें क्या एंट्री होगी कि networks.com जो होगा, तो बेसिकली आप ओन करते हो, इज ओन बाय बड़ी क्लास। तो आपकी क्लास ने बाय कर लिया हो तो इसकी एक एंट्री इसके ऊपर हो जाएगी। फिर इसके अंदर एक और एंट्री करनी पड़ेगी कि इस वेबसाइट का जो डीएनएस सर्वर है, उसका आईपी एड्रेस आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, यहाँ पे x.y.z.a। अच्छा, अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि हमें कोई ऐसा आईपी एड्रेस चाहिए जो कि आपके पास फिक्स्ड रहे, चेंज ना हुआ करे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर हमें एक स्टैटिक आईपी भी बाय करना पड़ेगा। हमें स्टैटिक आईपी बाय करना है। तो जिस तरह अगर आप पीटीसेल से कॉन्टैक्ट करो तो वो आपको स्टैटिक आईपी सेल कर सकते हैं। तो हो सकता है वो आपको 3-4 स्टैटिक आईपी एड्रेसेस फिक्स किस्म के आपको सेल कर दे। तो आपको कि मेरे पास ये आईपी एड्रेसेस आ गए 192.192.1.2.1 आ गया आपके पास, फिर आपके पास एक और आ गया .2 भी आ गया आपके पास, और आपके पास .3 भी आ गया। हमने क्या किया, हमने स्टैटिक आईपी बाय कर लिया जो कि आपके चेंज नहीं होंगे हर दफ़ा, आपके पास फिक्स ये आईपी आपको एलोकेट हो गए हुए हैं। अच्छा, अब फिर हम क्या करेंगे, फिर हमने यहाँ पे रजिस्ट्रार को बता दिया कि हमारा जो डीएनएस सर्वर होगा, वो बेसिकली हम पहले वाले का बना देंगे डीएनएस सर्वर। फिर जो फर्स्ट आईपी आपके पास, ये बेसिकली डीएनएस सर्वर है हमारा। तो इस फर्स्ट वाले को हमने डीएनएस बना लिया यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं कि या तो हम अपनी खुद से इसको होस्ट कर लें। तो हमने ऐसे करते हैं, हम कहते हैं हम खुद से एक अपना सर्वर बनाते हैं। तो हमने अपना एक प्रोग्राम रन कर लिया डीएनएस सर्वर का, तो जिस कंप्यूटर पे किया है उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस आपके पास ये ऊपर पहले वाला था यहाँ पे। फिर हमने एक वेब सर्वर बना लिया सेकंड वाले आईपी एड्रेस के ऊपर। तो ये हमारे पास वेब सर्वर बन गया और डीएनएस सर्वर बन गया। अच्छा, अभी इस स्टेज के ऊपर क्या हो रहा होगा, इस स्टेज के ऊपर हम 192.1.2.2 डायरेक्टली अगर लिखेंगे तो हमारे वेब सर्वर से कनेक्ट हो जाए करेंगे लोग, तो आप उनको अपनी वेबसाइट सेंड कर सकते हो। तो अब जो मेन मसला आ गया, अब मेन जो काम हमने करना है कि आपके जो सब पेजेस वगैरह हुआ करेंगे, सपोज करो कि हमने अगर कोई सब पेज बनाया हुआ है यहाँ पे कि networks.com और आगे हमने लिखा हुआ है कि EE12, तो इसके लिए डिफरेंट पेज आना चाहिए। फिर अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ EE13, तो इसके लिए डिफरेंट पेज आना चाहिए यहाँ पे। तो अब क्या होगा, तो ये सारी एंट्रीज उसकी कहाँ पे जाएंगी, डीएनएस सर्वर के अंदर इसकी एंट्रीज हो रही होंगी। तो डीएनएस सर्वर क्या करेगा, इन सब की एंट्रीज कर रहा होगा अपने पास, तो यहाँ पे डिफरेंट आईपी एड्रेसेस इनके अगेंस्ट लिखता हुआ जा रहा होगा कि इसके लिए ये आईपी एड्रेस है, इस आईपी एड्रेस पे वो फॉरवर्ड कर देगा उसको, दूसरे के लिए किसी और पे कर सकते हैं उसको। तो इस तरह से ये लोकल जो डीएनएस सर्वर होगा वो ये वाला काम कर रहा होगा। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है यहाँ पे कि फिर आपका जो डोमेन नेम यहाँ बन गया हुआ networks.com, इसके ऊपर आपने फिर ईमेल एड्रेसेस बनाने होंगे। का मतलब क्या होता है कि आपके पास ये डोमेन हो तो आपके पास हर तरह की ईमेल एड्रेस जो कि इस फॉर्मेट के होंगे abc@networks.com, यहाँ पे सारे आप बना सकते हो। तो चाहे हर किस्म के जितने मर्जी आप यहाँ पे ईमेल एड्रेसेस बना सकते हो। लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक एडिशनल काम करना पड़ेगा। अब आपको एक मेल सर्वर बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो एक मेल सर्वर भी आप सेटअप करोगे, उसका आईपी एड्रेस भी आपको एक फिक्स्ड आईपी आपको चाहिए होगा। तो आप कहते हैं मैं पोर्ट आईपी भी मैं यहाँ पे बाय कर लेता हूँ और इसका एड्रेस होगा यहाँ पे .4 वाला, तो मैंने असाइन कर दिया मेल सर्वर को। अब आपका मेल सर्वर क्या करेगा, जब किसी ने मेल करनी होगी जैसे ali@networks.com को, तो वो क्या करेगा, बेसिकली आपके वो पहले रजिस्ट्रार के पास जाएगा, तो वहाँ से उसको आपके डीएनएस का यहाँ पे आईपी एड्रेस मिल जाएगा।
तो उस डीएनएस के पास वो कॉन्टैक्ट करेगा तो वो आपको मेल सर्वर का आईपी एड्रेस बताएगा यहाँ पे .4 वाला। तो मेल सर्वर से बात करेंगे, तो जिस तरह कल हमने एसएमटीपी के ज़रिए ईमेल सेंड किया तो फिर उसके साथ कॉन्टैक्ट करके वो ईमेल सेंड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरे का पूरा साइकिल यहाँ पे रन कर रहा होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमें मेल सर्वर भी चाहिए होगा डीएनएस के अंदर, और हमें एक नॉर्मल वेब होस्टिंग वाला काम भी चाहिए होगा, हमें स्टैटिक आईपीज़ भी चाहिए होंगी, तब जाके हमारे पास एक इंटरनेशनली हर तरह से एक्सेसिबल आपका एक वेब सर्वर रन करता है। तो ये सारे स्टेप्स हमने यहाँ पे फॉलो करने हैं। जी, ये क्लियर हुआ सबको? सर जब हम एक वेबसाइट के लिए डोमेन और होस्टिंग बाय करते हैं तो उसमें ये स्टैटिक आईपी वाला आ जाता है हमारे पास स्टैटिक आईपी, या वो अलग से करनी पड़ती है? जी, अगर आपने होस्टिंग भी किसी से बाय की है ना, तो वो सारे काम फिर उसके सरदर्द बन जाते हैं। तो अगर आपने होस्ट बाय कर लिया तो सारी स्टेप्स जो है ना, मेल सर्वर स्टेप नंबर 2, 3, 4 जितने भी है ना हमारे, वो सारे पे होस्ट वाला काम उसने करना है। फिर हमने इनमें से कुछ भी नहीं करना। हमने क्या करना है, हमने वेब पेज डिज़ाइन करना है और अपलोड कर देना है वो होस्ट के ऊपर। तो वो खुद से मशीन्स मेंटेन करेगा, खुद से आईपी एड्रेस मैनेज करेगा, अपने डीएनएस सर्वर का खुद से अपडेट करेगा, मेल सर्वर खुद से चलाएगा। तो हमने फिर कुछ भी नहीं करना होता। ये अगर हो के आपने हर काम खुद से करना है, तब हम ये स्टेप्स फॉलो कर रहे होंगे। तो ये डिफरेंस है यहाँ पे। तो अगर आप डोमेन नेम नहीं बाय करते, तो खाली स्टैटिक आईपी बाय करते हो, तब भी आप वेब सर्वर चला सकते हो, लेकिन फिर आपकी वेब सर्वर का खाली आईपी एड्रेस होगा, उसका कोई नाम नहीं होगा उसके, क्योंकि डीएनएस में एंट्री नहीं होगी। तो एक बार सस्ता डीएनएस सर्वर हम बना सकते हैं, जिस तरह से हम वेब सर्वर पहले बनाते रहे हैं, वैसे ही आप वेब सर्वर बना लो, रन योर वेब सर्वर। और उस और इसके अलावा क्या करना है, हमने गेट स्टैटिक आईपी फ्रॉम पीटीसीएल, उनसे एक स्टैटिक आईपी ले लो, उस मशीन के ऊपर वेब सर्वर अपना रन कर लो। तो जो आपको आईपी एड्रेस मिला होगा, उसको दुनिया में कोई भी एक्सेस करेगा तो आपका वेब सर्वर ओपन के साथ कॉन्टैक्ट हो जाया करेगा उसका। तो ये बहुत लो कॉस्ट तरीका है यहाँ पे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, डीएनएस में इसकी एंट्री नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका अगर वेब सर्वर सीक्रेट रहे दुनिया से, तो हम ये वाले स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। तो उसके बाद जिसको आईपी एड्रेस पता होगा, खाली वही आपकी वेबसाइट एक्सेस कर सकता है, क्योंकि इसका कोई रजिस्ट्रार के पास रिकॉर्ड नहीं है यहाँ पे। तो डीएनएस सिस्टम के अंदर इस वेब सर्वर का कोई प्रूफ नहीं होगा। तो एक तरह का ये हिडन वेब सर्वर चल रहा होगा अगर आप ये काम करते हो तो ये क्रोम के लिए नहीं बना होगा, नॉर्मल यूज़ के लिए नहीं बना हुआ, या आपके अपने प्रोप्राइटरी यूज़ के लिए बना होगा, तो वो इस फॉर्मेट में होता है। तो कई दफ़ा आप देखते हो कि ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जिनका खाली आईपी एड्रेस होता है और उनकी वेबसाइट का यूआरएल नहीं होगा। तो आपको ऐसी वेबसाइट मिलेंगी यहाँ पे जिनका खाली आईपी एड्रेस है, उनका कोई भी www.com की फॉर्म में कोई यूआरएल नहीं होगी उसकी। तो वो कौन से लोग हैं जिन्होंने डीएनएस के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं कराई हुई, कोई डीएनएस में कोई रैकेट उनका एग्जिस्ट नहीं करता, ये वो लोग होंगे आपके पास यहाँ पे। तो सपोज कर मैं यहाँ पे एक आध आपको दिखा भी देता हूँ। तो अगर हम कोई लोकल वेबसाइट ओपन करें, तो सपोज करो तो पाकिस्तान में कोई वेबसाइट बनी हुई हो, तो देखते हैं कि ओपन हो जाए यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं साइन इन में जाता हूँ, अच्छा मैं साइन इन पे गया हूँ, तो देखो यहाँ पे क्या यूआरएल लिखा हुआ आ रहा है ऊपर। मेरे पास ये वाला यूआरएल यहाँ पे बना हुआ आ रहा है। तो इसको जरा हम यहाँ पे इंटरप्रेट कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। तो पहली चीज़ ये कि मैंने ये लिखा नहीं है, खुद बहुत मेरे पास लिखा हुआ है, जो मैंने मेल बॉक्स में क्लिक किया है यहाँ पे। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इनका जो मेल सर्वर है वो इस एड्रेस के ऊपर बना हुआ है। तो लेकिन इन्होंने इसकी एंट्री डीएनएस पे नहीं कराई हुई, इसलिए इनके पास खाली आईपी एड्रेस है, इनके पास यूआरएल नहीं है इस मेल सर्वर के लिए। सेकंड चीज़ क्या है कि इन्होंने पोर्ट 80 नहीं यूज़ किया हुआ, यहाँ पे पोर्ट 8888 किया हुआ है। ये क्यों करना चाह रहे हैं? चाहते हैं कि हर बंदा एक्सेस ना कर सके, तो जिसके पास लिंक होगा हर ही वो बंदा एक्सेस कर सके। तो ये पोर्ट नंबर 8888 पे रन करवा रहे हैं अपना वेब सर्वर। उसके बाद ये जो है इनका सब डोमेन सब फोल्डर आ जाएगा वेब सर्वर के अंदर, और उसके बाद यहाँ पे इसका एक और सब फोल्डर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद लॉगिन एक पेज होगा यहाँ पे,
तो ये इसके अंदर सारा कोड भरा हुआ लॉगिन के अंदर। इसका प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? इसका प्रॉब्लम ये है कि आपने लिंक लिख तो दिया है यहाँ पे, लेकिन हो सकता है कि जब भी एक आध महीने के बाद उनका ये आईपी एड्रेस चेंज हो गया हो, मे बी .72 से मे बी .73 हो गया हो। तो उस केस में क्या होगा, वेबसाइट में यहाँ पे आपके पास ये वाली एरर आ रही होगी, सर्वर दिस साइट कांट बी रीच्ड, यानी कोई वेबसाइट ये मिल नहीं रही। तो क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि इन लोगों ने सस्ता सा मेल सर्वर बना दिया, तो इनका जब भी आईपी रिफ्रेश हुआ थोड़ा अर्से के बाद, तो अब ये लिंक काम नहीं करता। तो ये एक पाकिस्तानी वेबसाइट है, उनके साथ ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो इसकी ये रीज़न है कि मेरे पैसे बचाए हुए यहाँ पे, डीएनएस के साथ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करवाई हुई, नॉन प्रोप्राइटरी एक जस्ट फिगर यहाँ पे रखा हुआ है, और थोड़ा सा सीक्रेट रखना चाह रहे हैं अपनी चीज़ों को यहाँ पे। तो ये इस तरह के फॉर्मेट में यहाँ पे ये लोग काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इनके पास यहाँ पे डीएनएस सर्वर नहीं है इस चीज़ के लिए, वरना यहाँ पे वेबसाइट का प्रॉपर एड्रेस दिया हुआ होता। तो अगर इसको हम रिवर्स क्वेरी भी अगर इसके हम करते हैं, तो रिवर्स क्वेरी भी हमें मोस्ट प्रॉब्ली नहीं मिलेगी। तो हम ऐसा करते हैं कि हम इसको रिवर्स क्वेरी में डालते हैं यहाँ पे, तो मैंने ये वाला आईपी एड्रेस यहाँ पे लिख दिया, इसको मैं रन करता हूँ। तो ये देखें आपको क्या बता रहा है, कह रहे हैं dsl.net.pk। डीएसएल तो बेसिकली जो आपका आईएसपी होता है, जो इंटरनेट प्रोवाइड करता है, तो उसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। तो इसकी बेसिकली इसके पास कोई प्रॉपर यूआरएल यहाँ पे नहीं आ रहा है। यहाँ पे ये तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का यहाँ पे नाम दिखा रहा है। तो इसका मतलब कि इस आईएसपी ने ये आईपी एड्रेस इशू किया हुआ है, लेकिन ये किसका आईएसपी किसका यूआरएल है वो नहीं बता रहा है यहाँ पे। तो वो लोकेट नहीं कर सका है यहाँ पे। तो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे आ रही है, तो खाली आपको ये आईएसपी का नाम बता रहा है यहाँ पे। तो ये इसकी प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्योंकि डीएनएस में इसकी एंट्री नहीं है। तो आपके पास प्रॉपर वेबसाइट का नाम है यहाँ पे, जो अब कंट्री वो यहाँ पे नहीं आ रहा। तो ये आपके पास खाली यहाँ पे गलत किस्म का, आपके पास यहाँ पे गलत किस्म की आपके पास यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे आ रही है, क्योंकि इसके पास मजीद इन्फॉर्मेशन है ही नहीं यहाँ पे। तो ये होता है उस केस में जब हमारे पास डीएनएस सिस्टम सही तरह काम ना कर रहा हो, या आपने प्रॉपर अपडेट इसको ना किया हो। जी क्लियर हो गया सबको? किसी के क्वेश्चन हो तो आप पूछ लो अभी। अच्छा आप लोग बताइए कि आप कल मॉर्निंग में फ्री हो, या आपकी कल मॉर्निंग में क्लास होती है? सर फ्री हैं। तो अगर इन केस जो आपके जुम्मे के बाद वाली क्लास अगर जल्दी करनी पड़े, तो कोई मसला तो नहीं होगा आप लोगों को? नहीं सर, पहले ही कर लें। चले ठीक है। सीआर आप हैं? नहीं सर, उनका मसला आ रहा है सीआर का, वो लॉगिन नहीं कर पा टीम्स रहा। नहीं चल रही थी। ठीक है सही। तो हो सकता है कि हम कल जल्दी कर लें, तो अगर इन केस हुआ तो मैं आपको फिर बता दूंगा, फिर मसला तो होपफुली नहीं होगा आप लोगों को। ठीक जी कल सर, कोई 11 मसला बजे नहीं। हमारा क्विज है, उससे पहले कर लीजिएगा बेशक। जी कितने बजे क्विज है आपका? 11 बजे सर। 12 बजे है, 11 नहीं है। अच्छा ठीक है, 12 कल बजे 12 बजे है। ठीक है सही। चले ठीक है, उससे 11 से पहले ही करेंगे हम, अगर करना हुआ तो। ठीक है सर। चले ठीक हो गया। आप लोग इसको थोड़ा देख लीजिएगा, कोड को थोड़ा सा खुद से प्रैक्टिस भी कर लो, कुछ चीज़ों के ऊपर खुद से अप्लाई भी करते रहो। तो आपको इंटरनेट के ऊपर जो भी वेबसाइट मिले, तो उसको खुद से एक्सप्लोर करो, उसके प्रोटोकॉल्स को खुद से इसके ऊपर कोई चीज़ें अप्लाई करके चेक करते रहो, ताकि आपके थोड़ा सा नॉलेज खुद से एनहेंस हो। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे इन चीज़ों की, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो खाली पढ़ने वाली चीज़ नहीं है, उन चीज़ों को अप्लाई करो, वायर स्टार्ट को अप्लाई करो, एमसी को अप्लाई करो, हर चीज़ को अप्लाई करते रहो साथ साथ, ताकि आपके कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर हैं। और लैब में आप लोग क्या जी सर। परफॉर्म कर रहे हो इस वीक? आपने क्या परफॉर्म किया इस लैब में? सर सर्वर से पीसी को कनेक्ट किया था। अच्छा खाली बस आपने आईपी एड्रेस असाइन किए होंगे, बस यही काम किया है? जी सर, वो सर लेयर्स लेयर्स वगैरह जी देखी सर। थी, देखी थी। नेटवर्क लेयर्स सर।
सर नेटवर्क लेयर्स देखी थी। OSPI लेयर्स और इस तरह की सर दो थी। OSPI तो शायद पुरानी है, एक नई स्टैंडर्ड लेयर्स आई थी सर, नाम नहीं याद। वो वगैरह पड़ी थी सर ने, देखा था कि कैसे पैकेट्स वगैरह जाते हैं और कैसे लेयर्स बनती हैं। सही सही। तो इसका ये नेटवर्क से जब हम चैप्टर करेंगे तब आपको ज़्यादा समझ आएगा, लेकिन जब आप लोग यहाँ पे आओगे तो हम ऐसा करेंगे कि हम 2-3 कंप्यूटर्स को खुद से जॉइन करके ना नेटवर्क एक्चुअली बना के देखेंगे, ताकि सिमुलेशन के अलावा भी आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि आईपी एड्रेस कैसे असाइन करने हैं। तो आपके सर्वर्स के ऊपर वायर सॉर्ट चला के आप एक्चुअल पैकेट्स को देख सकोगे। तो अभी तो खाली आप इमेजिनिंग सॉफ्टवेयर रन कर रहे हो, इसके पास कोई एक्चुअल पैकेट नहीं है, लेकिन जब रियलिटी में चलाते हैं तो इस तरह के पैकेट्स नहीं आते, काफ़ी मसले भी आते हैं आपके पास। तो हम उनको देखना चाहेंगे कि लैब में वो काम भी करके देखेंगे जब आप लोग यहाँ पे आते हो। तो अभी मोस्ट ऑफ एक आध लैब आपकी इस तरह की होगी, इसके बाद फिर कुछ हम हार्डवेयर पे काम करके देखा करेंगे यहाँ पे। चलिए जी, इंशाल्लाह। चलिए जी, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन हो तो हम कल यहीं से स्टार्ट कर लेंगे। ओके जी, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। यार क्या हालात है यार, कुछ पता चला है यूनिवर्सिटी का? नहीं यार, ये PSL भी सुनने में आया कि इन्होंने बंद कर दिए। यार अब खोल देनी चाहिए भाई, क्या करना है, उन्होंने यूनिवर्सिटी बंद यार रख के आदम, सब कुछ। सही बात बताऊं, वैसे कुछ नहीं है यार। इधर बैठा हूँ ठीक है ना, किसी को कोई मास्क से लेना देना नहीं है, कोई सैनिटाइजर यूज नहीं कर रहा। अजीब है यार, मतलब मुझे समझ नहीं आती किस वजह से ये बंद कर रहे हैं अब। सही बात है। बगैर मास्क के तेरे अंदर बाहर हो जाएंगे वो। क्लास खत्म होगी। आदम क्या कह रहे हैं आप? हाँ मैंने कहा सही बात है, ऑफ सीजन है, मतलब कोई भी मास्क नहीं लगा रहा है। बगैर मास्क के तो आदम टिकटें काट रही हैं वहां पे, मेरे सामने बच्चे का कार्ड लिया उसने। क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ मेरे सामने बच्चे का कार्ड लिया है वो वहां पे मेस में। यार देखो वो तो एक अच्छी चीज है ना, मतलब मास्क अपनी सेफ्टी के लिए लगाना चाहिए। कल मैं चप्पल एक पहन मैं के बस गया हुआ एग्जांपल बता तो 4:15 बजे वीसी ने देख लिया, उसे मैंने कॉन्वोकेशन हाँ ओरिएंटेशन के बाद कल दूसरी दफा देखा है। मेरे सही है। भी 2000 की टिकट काटने लगा था, मेरे पास शुक्र है कार्ड ही नहीं था मेरा। हाँ कहता पता है नहीं क्या कार्ड सीन लेके है। टेनिस कोर्ट पहुंच जाओ, मैं गया ही नहीं उधर। हाँ, सही किया है। शक्ति है इधर, लेकिन पॉसिबिलिटी यही है कि मुश्किल है खुले। क्यों? यार जा यार।